लाइकोपोडियम अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइकोपोडियम में अपन ने मॉर्फोलॉजी और इसके तने का आंतरिक संरचना अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे इसके स्ट्रोबिलाई की स्ट्रक्चर भी अपन ने देख चुके हैं कि जो स्ट्रोबिलाई है उसका एलएस की संरचना कैसे होती है। आज अपन कंटिन्यू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। तो युग्मकोद्भिद का विकास होता है बीजाणु के अंकुरण से, भाई जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो इसमें जो बीजाणु होता है वो दो भित्तियों से घिरा हुआ रहता है। बाह्य भित्ति मोटी और खुरदरी होती है जिसको एक्जाइन कहते हैं। आंतरिक भित्ति पतली होती है और इस पर एक ट्राई रेडिएट खांच होती है जहाँ से वो फटता है और इंटाइन बार निकलती है जर्मिनेशन के समय। तो जब ये स्ट्रोबिलाई से बीजाणु किसी नम जमीन या सबस्ट्रेटम पर गिरता है तो वहाँ पर नमी का अवशोषण करके उस बीजाणु में अंकुरण होता है। तो अंकुरण के दौरान क्या होता है, सबसे पहले जो बीजाणु है वो ट्राई रेडिएट खांच से फटता है और इंटाइन है वो एक्जाइन से बाहर निकलती है। अब वो इंटाइन गोलाकार रूप ले लेती है और उस इंटाइन में एक असमान विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। छोटी कोशिका को राइजोडल सेल कहते हैं और एक बड़ी कोशिका होती है। राइजोडल सेल का आगे और युग्मकोद्भिद के विकास में कोई योगदान नहीं होता है। संपूर्ण युग्मकोद्भिद जो लार्ज सेल है उससे ही होता है। अब जो लार्ज सेल है उस लार्ज सेल में एक लंबवत विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। अंदर वाली जो राइजोडल के पास कोशिका है इसको आधारीय या बेसल कोशिका कहते हैं और बाहर वाली कोशिका को आउटर सेल कहते हैं या बाह्य कोशिका कहते हैं। अब जो ये आउटर सेल है इसमें दो ऑब्लिक या विकिरणीय विभाजन होते हैं। इस तरह से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, जिसके परिणाम स्वरूप एक एपिकल सेल का निर्माण होता है और आगे इस एपिकल सेल में विभाजन से संपूर्ण युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अब लाइकोपोडियम की बहुत सारी प्रजाति है तो इन प्रजातियों में युग्मकोद्भिद की संरचना में थोड़ा रूपांतरण होता है, संरचनाएं अलग अलग पाई जाती है। ये जो संरचना मैंने बनाई है ये पाई जाती है लाइकोपोडियम सर्नम में। इसी तरह से लाइकोपोडियम क्लेवेटम में संरचना थोड़ी अलग होती है। लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया में थोड़ी इसकी संरचना अलग होती है। तो इस तरह से इसमें चार तरह के युग्मकोद्भिद की संरचना पाई जाती है। लाइकोपोडियम सर्नम, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम। अब जो कोई भी ये इसकी संरचना है युग्मकोद्भिद की, यह छोटे 2-3 मिलीमीटर का होता है, पत्ती सदस्य होता है, हरे रंग का होता है और इसमें माइकोराइजा के स्ट्रैंड पाए जाते हैं। जड़ें इसमें नहीं पाई जाती है एवं जड़ों की जगह पर सूक्ष्म राइजोइड पाए जाते हैं। इस राइजोइड की सहायता से यह जमीन से चिपके रहता है और जल व लवण का अवशोषण करता है। जमीन से चिपके रहता है, जल व लवण का अवशोषण करता है। इसी युग्मकोद्भिद पर जननांगों का निर्माण होता है। मादा जननांग को आर्चिगोनिया कहते हैं और नर जननांग को एंथेरिडिया कहते हैं। आर्चिगोनिया प्राय परिधि की तरफ या दूर विकसित होते हैं और एंथेरिडिया
केंद्र में या मध्य में और गैमेटोफाइट के प्रोथैलस के अंदर धसे हुए रहते हैं। तो इसका जो प्रोथैलस होता है मोनोसियस होता है। मोनोसियस से तात्पर्य यह है कि एक ही प्रोथैलस पर दोनों ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। एंथेरिडिया की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है और ये पहले इसका निर्माण होता है। आर्चिगोनिया की संख्या थोड़ी कम होती है और इसका निर्माण थोड़ा लेट होता है, डिले होता है। जो माइकोराइजा है यह जमीन से फॉस्फेट और नाइट्रेट का अवशोषण करके इसको उपलब्ध कराता है। इस तरह से यह युग्मकोद्भिद है। युग्मकोद्भिद भोजन का निर्माण करता है। बाकी इस युग्मकोद्भिद कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। अब ये जो जननांग है, नर जननांग को एंथेरिडिया कहते हैं। तो एंथेरिडिया गोलाकार संरचना होती है, सव्रंथी होती है, छोटा बहुकोशिकीय व्रंत पाया जाता है जो इस व्रंत की सहायता से यह युग्मकोद्भिद में अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। और इस बाहर की तरफ ये एकल कोशिकीय परत से घिरा रहता है जिसको जैकेट कहते हैं। और अंदर की तरफ बहुत सारी कोशिका होती है जिसको एंड्रोगोनियल सेल कहते हैं। तो विकास के दौरान कुछ एक एंड्रोगोनियल सेल विघटित हो जाती है और जो विकसित हो रही है एंड्रोगोनियल सेल या एंथीरोजॉइड मदर सेल उसके लिए कोष पदार्थ का निर्माण करती है। और उस एंथीरोजॉइड मदर सेल से एक पियर शेप या नाशपति के आकार का एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है जो द्विकशाभिकीय होता है। तो यह है एंथेरिडियम की संरचना। इसी तरह से इस गैमेटोफाइट के तो डिस्टल एंड पर आर्चिगोनिया का निर्माण होता है और ये आर्चिगोनिया एक फ्लास्क-नुमा संरचना होती है जिसमें 4 नेक सेल पाई जाती है जिसकी प्रत्येक की ऊंचाई 5 से 8 कोशिकाएं हो सकती है। तो नेक सेल की संख्या 4 होती है और ये 6 to 8 सेल आई होती है। अब जो ये नेक सेल है, इस नेक सेल के ऊपर 4 कवर सेल होती है और इसके सेंटर में नेक कैनाल सेल पाई जाती है। नीचे का भाग इसका फूला हुआ होता है जिसको वेंटर कहते हैं। वेंटर में वेंटर कैनाल सेल और अंड कोशिका पाई जाती है। वेंटर कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल का भी आगे कोई निसेशन का आगे कोई एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कोई ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। यह विघटित होकर कोष पदार्थ का निर्माण करती है। अब निसेशन होता है। निसेशन के दौरान ये एंथीरोजॉइड पानी में तैरता हुआ या हवा या किसी माध्यम से इस कवर सेल तक पहुंचता है। उस समय कीमोटैक्टिक रिएक्शन होती है, कुछ केमिकल स्राव पदार्थों का स्राव होता है और उसी दौरान ये नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल विघटित हो जाती है या जो एक तरल पोष पदार्थ का निर्माण करती है। और ये तरल पोष पदार्थ इस कवर सेल से बाहर आता है जिससे एक खास तरह की गंध निकलती है और उसकी वजह से एंथीरोजॉइड इस आर्चिगोनिया की तरफ आकर्षित होता है और एक से अधिक एंथीरोजॉइड इस वेंटर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर प्रवेश करने के बाद एक एंथीरोजॉइड अंड कोशिका को निषेचित कर लेता है, शेष एंथीरोजॉइड विघटित हो जाते हैं।
अब जो ये एंथेरोजोइड है, जो ये अंड कोशिका बनी है, तो यहाँ पर ये जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो अब ये जाइगोट कहाँ बन रहा है? ये यहाँ पर जाइगोट बन रहा है। तो जाइगोट के निर्माण के साथ ही इसमें बीजाणुभिद अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और बीजाणुभिद, जैसा कि मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था, उसमें बताया था कि टेरिडोफाइट के अंदर बीजाणुभिद प्रारंभिक अवस्था में भोजन के लिए युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है। तो ये युग्मकोद्भिद है और ये बीजाणुभिद भोजन के लिए आश्रित रहता है। अब इसमें सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एपिजियल सेल एंड हाइपोजियल सेल। एपिजियल सेल से तने और पत्तियों का निर्माण होता है और हाइपोजियल सेल में विभाजन से फूट और रूट का निर्माण होता है। अब इसमें एक अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, जिससे यह जाइगोट 4 कोशिकीय संरचना में रूपांतरित हो जाता है और प्रत्येक कोशिका से लीफ, स्टेम, फूट और रूट, ये 4 कोशिकीय जाइगोट 4 कोशिकीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और चारों ही कोशिका में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, जिससे एक कोशिका से पत्तियां बनती है, एक कोशिका से तने का निर्माण होता है, एक कोशिका से फूट बनता है, एक कोशिका से रूट का निर्माण होता है। इस तरह से कंप्लीट स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। और जब तक इस स्पोरोफाइट में जड़ें विकसित नहीं होती है, तब तक यह स्पोरोफाइट भोजन के लिए इस युग्मकोद्भिद पर ही आश्रित रहता है और इस युग्मकोद्भिद से भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह से इसमें लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। पहले स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, वहाँ पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं और उस स्पोर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे टेट्राइड स्पोर बनते हैं और उसके अंकुरण से एक गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। और इस गैमेटोफाइट पर नर व मादा जननांग बनते हैं। नर जननांग को एंथीरिडिया कहते हैं, मादा जननांग को आर्चिगोनिया कहते हैं। एंथीरिडिया के अंदर पियर शेप्ड द्विकशाभिकीय एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है, जबकि आर्चिगोनिया के अंदर अंड कोशिका का निर्माण होता है। एंथीरोजॉइड अंड कोशिका तक आर्चिगोनिया तक पहुंचता है और वहां पर यह अंड कोशिका को निषेचित करता है। निषेचित करने के पश्चात इसमें जाइगोट का निर्माण होता है और उस जाइगोट में एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य विभाजित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 कोशिका का निर्माण होता है। और इस चारों कोशिका निर्माण से इसमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है और एक कोशिका से पत्ती, एक कोशिका से तना, एक कोशिका से फूट और एक कोशिका से रूट का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें कंप्लीट स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से पुनः स्पोरोफाइट, इस तरह से पीढ़ी एकांतरण इसमें चलता रहता है। और स्पोरोफाइट भोजन के लिए युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है
और जब स्पोरोफाइट में जड़ें विकसित हो जाती है तो ये भोजन के लिए आत्मनिर्भर हो जाता है। ये इसकी खास बात होती है टेरिडोफाइट की। तो ये है लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल।